बेपनाह प्यार तुमसे भाग एक। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन चारों ओर की रोशनी भी उस गहरे काले अंधेरे को रोशनी नहीं दे पा रही थी। वो थी काव्या की जिंदगी में। उसकी उम्र करीब 19 साल होगी, लंबे घने बाल, उसकी भूरी आंखें किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। लेकिन कुछ ही समय पहले उसके पिता ने उसकी मां को तलाक दे दिया था। गलती क्या थी उनकी? जिंदगी भर जिस इंसान के साथ वो सारी उम्र बिताने आए, उसी इंसान ने उनका साथ ही कहकर छोड़ दिया। अब वो उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। माँ इसी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि पास ही के बस्ती के हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया था। काव्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ऐसी हंसती खेलती जिंदगी को किसकी नजर लग गई। साथ देने वाला कोई नहीं, न कोई रिश्तेदार, न कोई सगे संबंधी, कोई सहारा नहीं जिसे वो जानती हो। इस अनजान शहर मुंबई अपनी माँ के साथ आए तो कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन किसे पता था यहाँ आकर वो एकदम अकेली हो जाएगी। कुछ दिन पहले सुनैना और काव्या दोनों माँ और बेटी, कुछ दिन पहले ही तो वो इस बस्ती में रहने आई थी अपनी माँ के साथ। कैसे बेसहारा छोड़ देती अपनी माँ को। उनकी उम्र 40 से अधिक ही होगी शायद। पुरानी सिल्क की साड़ी में लिपटी हुई उनका उदास चेहरा, ऐसा लग रहा था कि जैसे कई रातों से सोई नहीं हो। उनके आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। रोते रोते उनकी आंखें भी सूज चुकी थी। काव्या बार बार अपनी माँ को देखती और उन्हें दिलासा देने की कोशिश करती, लेकिन वो करती भी क्या। इतनी छोटी उम्र में उसने ना जाने क्या क्या देख रखा था। आधी रात को अपनी माँ की चीखें सुनना। उसके पिता हर रोज अपने ऑफिस के काम को लेकर रात में शराब के नशे में आते और एक छोटी सी गलती होने पर उन्हें जानवरों की तरह पीटते रहते। मार खाते खाते जब तक वो अधमरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें पीटते रहते थे। लेकिन उन सब से आज सुनैना जी को छुटकारा मिल गया था। एक छोटे से कमरे वाले घर में दोनों माँ बेटी बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन दोनों की आंखों से नींद गायब। आखिर कैसे आती दोनों माँ बेटी को नींद? किसने सोचा था कि उन दोनों को ऐसे बेघर होकर रहना होगा। अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं में बह रही सुनैना का दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो सुबह की बातों को सोचते हुए याद करने लगी जब वो अपने पिता के घर अपनी बेटी के साथ रहने गई थी। लेकिन उन्हें ऐसे बातें सुनने को मिलने वाले हैं जिससे उनका रिश्तों पर से भरोसा उठ जाएगा। उनकी बातों ने सुनैना को तोड़कर रख दिया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनका अब अपनी बेटी के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। सुबह के 8 बजे सुनैना और काव्या दोनों वंशीपु काल्पनिक नाम जाने वाली बस पर बैठ जाती है, एक आस के साथ कि कोई समझे चाहे ना समझे, लेकिन उनके माता और पिता दोनों उसके दर्द को सुनकर अपनी बेटी को सहारा देंगे। उनके हाथ में डाइवोर्स पेपर थे जो रात में ही उसके पति उदय ने उसे देते हुए उसे घर से जाने के लिए कह दिया। काव्या अपनी माँ के साथ बस की सीट पर बैठी हुई थी, तभी वो अपनी माँ से सवाल करने लगी। माँ, एक सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहे हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपसे? उसके उत्सुकता भरी बातों को सुनकर सुनैना जी उसे पूछने को कहती है। काव्या बड़े ही प्यार से अपनी माँ से पूछ बैठी, माँ, आपने उस इंसान के साथ पूरे 20 साल कैसे बीता दिया? क्या आपका कभी मन नहीं किया कि आप उसे छोड़कर भाग जाओ? या फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप अपने पापा को बताओ इस बारे में? अपनी बेटी की बातें सुनकर सुनैना का चेहरा देखने लायक था और साथ ही साथ एक गहरी सोच में डूबकर वो अपनी बेटी के सवालों का जवाब देते हुए बोली, तुमने कहा मैंने उस इंसान के साथ 20 साल कैसे गुजार दिए और उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा और सीधे डाइवोर्स पेपर देकर घर से जाने के लिए कह दिया। तू जानती है काव्या, जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया था वो मैं बताती हूँ। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि अब से तुम्हारे पति ही तुम्हारे सब कुछ है। वो जो कुछ भी कहे उनकी बातों को सुनना और उनके कहे अनुसार ही चलना। तुम्हारे माँ का घर नहीं है वहाँ जो सारे लोग तुम्हारी मनमानियाँ सहेंगे। तुम्हारी जिद पूरे करने पिता नहीं होंगे वहाँ। सबका ख्याल रखना, चाहे सास ससुर ताने ही क्यों ना सुनाए, लेकिन उनकी बातों उल्टा जवाब मत देना। एक बार बेटी की डोली उसके मायके से उठती है तो उसकी अर्थी ससुराल से ही उठनी चाहिए। मैंने अपनी माँ की बातों को गांठ बांध लिया था, सब कुछ सहती रही, लेकिन जब तू पैदा हुई तो मैं अपने सारे दुख भूल गई। जब पहली बार मैंने तुझे सीने से लगाया तो अपने सारे दर्द भुला दिया। काव्या, तू सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं बल्कि मेरी पहचान है, मेरी अमानत है। तो आज तक मैं तुम्हें देखकर ही तो जी रही थी और तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा ही मुझे जीने पर मजबूर कर देता है। अपनी माँ की कही हुई एक एक बात को काव्या सुन रही थी और एक गहरी सोच में डूब गई। अपने माँ के देखे हुए सपनों को पंख देने में कामयाब हो पाएगी हमारी काव्या? क्या अर्जुन उसके सपनों का राजकुमार बन पाएगा? क्या इन दोनों का दिल एक दूसरे के लिए कभी धड़केंगे या फिर अपनी पहचान को लेकर गुमनाम जिंदगी बिताएगी काव्या? मेरी ये नई कहानी आप सभी को जरूर पसंद आएगी। वंशीपुर जाने वाली बस में बैठी हुई काव्या अपनी माँ के बारे में ही सोचे जा रही थी। आखिर माँ ने उस शराबी और इतना जुल्म करने वाले इंसान के साथ पूरे 20 साल कैसे बीता दिए? क्या नाना जी और नानी माँ को
माँ पर कभी तरस नहीं आया। उन्होंने उनकी शादी ऐसे इंसान से करवाई जो उनके साथ, मुझे शर्म आती है ऐसे इंसान को अपना पिता कहने में। ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है पूरी जिंदगी अकेले बिताओ। माँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, कोई दे चाहे ना दे आपका साथ, लेकिन आपकी काव्या आपका साथ जरूर देगी। वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। बस कंडक्टर बस को रोकते हुए सबको आवाज लगाने लगा, वंशीपुर आ गया है, जल्दी से उतर जाओ सब लोग। सारे लोग एक एक करके बस से उतरने लगे। काव्या अपनी माँ सुनैना के हाथ से सामान लेकर उनके साथ पैदल ही चलने लगी। कुछ ही दूर चलने के बाद दाईं तरफ एक ऊंची सी बिल्डिंग, जो कि दिखने में कुछ खास नहीं थी, उस घर के सामने खड़े होकर काव्या दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजे की कुंडी को खोलकर सामने एक 62 साल की एक औरत, जो दिखने में बिल्कुल साधारण लग रही थी, वो काव्या को देखकर मुस्कुरा देती है और सुनैना को देखते ही उनके चेहरे पर उदासी छा जाती है। सुनैना और काव्या उस औरत के पांव छूती है, वो उन दोनों को लेकर घर के अंदर आती है। सुनैना जैसे ही उनसे कहती है, माँ आखिर मेरी गलती क्या थी जो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी, अब मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी, तुम ही बताओ माँ, बाबूजी से मैं क्या बोलूं? तूने इतनी बड़ी गलती की है, आखिर क्या जरूरत थी तुझे अपने सपने के बारे में कहने की? देख सुनैना, बचपन से लेकर आज तक मैं तुझे समझाती रही, तुम रचना नहीं बन सकती हो, वो मुंबई में रहती है, लेकिन अपने गायिका बनने के सपने की जिद में तूने अपना हाल क्या से क्या बना लिया। हमने तो सोचा था एक बार बेटी की डोली उसके मायके से उठ गई तो अर्थी उसके ससुराल से ही उठे तो हमारा मान बढ़ेगा, लेकिन आज तलाक पेपर लेकर आई है जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो। तभी सुनैना के बाबूजी अपनी पत्नी की बातों को सुनकर अपने कमरे से बाहर आते हैं। काव्या अपने नाना जी के पैर छूते हुए बोली, नाना जी, माँ ने क्या किया है जो सारे लोग उसे ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे मेरी माँ ने किसी का मर्डर कर दिया हो। वो पापा के जुर्म को आज तक मेरी वजह से सहती रही, तब तक वो ठीक थी, लेकिन उन्होंने इतना ही कहा ना कि उनका बचपन से सपना सिंगर बनने का जो अधूरा रह गया। इतना सुनकर पापा को गुस्सा आया और वो सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया। बिटिया तुम कमरे में जाओ, मामी और मामा जी दोनों तुम्हें बुला रहे हैं, अपने भाई और बहनों से मिलो। नहीं नाना जी, मैं बड़ी हूँ और साथ ही साथ समझदार भी, अगर मेरी माँ को उसके मायके में सहानुभूति नहीं मिल सकती है तो क्या हुआ, इनकी बेटी है, इनका ख्याल रखने के लिए। माँ अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन जब आंखों पर बंधी हुई पट्टी खुलती है ना तो रिश्तों पर से भरोसा भी उठने लगता है, और आज मैंने ये तो जान लिया कि जब अपने ही अपनों का साथ देना छोड़ देते हैं तो दिल पर क्या बीतती है। अपनी माँ को समझाकर काव्या अपने सामान को उठाकर अपने मामा और मामी से मिले बिना ही घर से बाहर निकल आए। अपनी माँ की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, इस शहर में ना सही किसी और शहर में ही सही, उस शहर के किसी कोने में तो जगह तो मिल ही सकती है ना हम दोनों माँ बेटी के लिए। तुम मेरे साथ हो ना माँ, तो फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम साथ रहोगी तो खुले आसमान के नीचे तुम्हारे आंचल की ठंडी छांव में जो सुकून मिलेगा वो कहीं और नहीं। सुनैना अपनी बेटी को ऐसी समझदारी भरी बातें करते हुए देखकर वो एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुम तो मेरी जान हो, लेकिन एक नई शुरुआत करने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है, और मैं इतनी जल्दी सब। हाँ माँ हाँ, अब रखा ही क्या है हमारे लिए यहाँ, सिवाय दर्द भरी यादों के अलावा, जो सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी बहाने दस्तक देती ही है। तो इससे अच्छा एक नई शुरुआत करे माँ, क्यों न हम दोनों रचना मासी के पास जाए। वंशीपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन से सफर तय करना मामूली बात नहीं थी, लेकिन सुनैना हिम्मत जुटाकर आखिरकार मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ ही गई अपनी बेटी के साथ, अपनी पिछली सारी यादों को पीछे छोड़कर अपने नए जिंदगी की शुरुआत करने। ट्रेन अपने टाइम पर खुल गई थी मुंबई शहर जाने के लिए। काव्या अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद वो अपने मोबाइल से रचना को कॉल लगाने लगी। उसकी माँ बेड पर लेटे हुए अपनी बेटी को परेशान होते हुए देख रही थी। वो इतनी मजबूर थी कि अपनी बेटी को ये भी नहीं कह सकती थी कि तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। तभी रचना से बात करने के बाद वो अपनी माँ के पास आती है, जिसकी सांसें तेज रफ्तार से चल रही थी। वो अपनी माँ को इस हालत में देखकर घबरा गई, उन्हें जल्दी से इन्हेलर लाकर देती है। कुछ ही देर बाद उनकी सांसें नॉर्मल हो जाती हैं। वो अपनी माँ के पास बैठकर रोते हुए बोलने लगी, माँ, मासी ने तो कहा है कि उन्हें आने में टाइम लगेगा, हो सकता है वो सुबह आए, लेकिन तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ना, उसके बाद हम दोनों मिलकर तुम्हारे सपने को पूरा करेंगे। उसकी माँ उसकी ओर देखते हुए उसके हाथों में अपना हाथ लेते हुए बोली, काव्या बेटा, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने अपनी जिंदगी जिस तरह बिताई, मैं नहीं चाहती कि तुम भी अपने सारे सपनों का गला घोंटकर उम्र भर उन गुनाहों की सजा पाओ जो गुनाह तुमने कभी की ही नहीं हो। मैं तुम्हें एक कामयाब सिंगर बनते हुए देखना चाहती थी,
तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करते हुए देखना चाहती थी, लेकिन वो सब शायद कभी नहीं देख पाऊंगी। मेरी ये सांसें पता नहीं कब मेरा साथ छोड़ दे, कब मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले अपनी बेटी से एक ही बात कहना चाहती हूँ, किसी पर भरोसा तभी करना जब तुम्हें उस पर यकीन हो, वरना भरोसा टूटने के साथ ही वो इंसान भी टूट जाता है, जैसे मैं टूट गई हूँ। अपनी मासी के साथ हमेशा खुश रहना। माँ, तुम ऐसी बातें बोलकर इमोशनल क्यों कर रही हो? मुझे रोना आ रहा है, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे गणपति है ना, वो तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे। ऐसी बातें करके मुझे मत डराओ। तुम ऐसे बोलोगी तो मुझे हिम्मत कौन देगा? मैं किसे देखकर जीना सीखूंगी। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा अब, लेकिन मुझे दुख है कि मैं अपनी बच्ची को यहाँ इस शहर में ले तो आई, लेकिन तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। हो सके तो अपनी माँ को माफ़ कर देना। हॉस्पिटल के अंदर आते हुए एक 38 साल की औरत, जो दिखने बड़ी मॉडर्न थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी पार्टी से आ रही हो। बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए थे उसने, और साथ ही साथ डायमंड ज्वेलरी भी, लेकिन उसके चेहरे पर एक चिंता की लकीर थी। वो अपने तेज कदमों में साथ हॉस्पिटल के अंदर आती है और रिसेप्शनिस्ट के पास आकर, एक्सक्यूज मी, मुझे सुनैना श्रीवास्तव से मिलना है। वो रिसेप्शनिस्ट एक नज़र उस औरत को देखती है, फिर वो उसे वार्ड नंबर 2 की ओर इशारा करते हुए बोली, यहाँ से लेफ्ट साइड में है वो पेशेंट। थैंक यू सो मच। वो वार्ड नंबर 2 में आती है। बेड पर लेटी हुई सुनैना को देखकर उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। वो वहीं से सुनैना को देखने लगी। उसे बेड पर लेटे हुए देख अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाए। उसने कभी सोचा नहीं था कि अपनी बड़ी बहन को इस हाल में देखेगी। उसकी आंखों से टपकती हुई बूंदें सुनैना के चेहरे पर आ गिरती हैं। वो रोनी आवाज में कहने लगी, सुनैना दीदी, ये क्या हालत बना ली है आपने? मेरा तो आपको पहचानना मुश्किल हो गया था। क्या हुआ है आपको? मैं आपको बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाती हूँ। वो कॉल लगा ही रही होती है कि सुनैना उसके हाथ को पकड़ते हुए विनती करने लगी, रचना, तुम मेरी छोटी बहन हो। अगर अपनी दीदी के लिए कुछ करना ही चाहती हो तो एक एहसान कर दो मुझे पर। मेरी ये बेटी, जिसे बचपन से मैंने एक ही सपना दिखाया है, सिंह बनने का, हो सके तो अपनी दीदी की बातों का मान रखना और इसे अपनी बेटी मानना, तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वो कह ही रही होती है कि उसकी सांसें तेज हो गई, जैसे अब वो अचानक से थमने वाली हो। उसकी सांसें छूट रही थी। बस एक बार उसकी बहन काव्या की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाए तो वो सुकून से अपनी आंखें बंद कर ले। मैं आपकी बेटी की बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। उसे वो सारी खुशी दूंगी जो आप देना चाहती है। मैं उसके सपने को पूरा करने में उसका साथ दूंगी, मासी की तरह नहीं, बिल्कुल एक माँ की तरह। आपकी बेटी अब से मेरी जिम्मेदारी है। रचना की बातें सुनते ही उसकी सांसें थम गई। काव्या के हाथों से उसकी माँ का हाथ छूटकर बेजान से होकर नीचे गिर गई। अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया था काव्या ने। एक पल में उसकी जिंदगी जैसे रुक गई हो। एक पल में ही उसकी सारी दुनिया, उसकी सारी खुशियाँ सब खत्म हो गई थी। वो अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। एक बेटी के लिए उसकी माँ ही सब कुछ होती है, उसकी दोस्त, उसकी हमराही, उसकी हमदर्द। लेकिन काव्या के लिए तो उसकी माँ ही उसकी दुनिया थी। लेकिन उन्होंने तो काव्या को हमेशा के लिए अलविदा कहकर इस दुनिया से जा चुकी थी। रचना के भी आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन वो काव्या के सर पर अपना हाथ रखकर उसके सर को सहलाते हुए बोली, काव्या, रो मत बच्चा, तुम्हारी माँ की जगह तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन तुम्हारी ये मासी तो है ना, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तुम मेरी बड़ी बहन की बेटी हो, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। अपनी माँ के लिए तुझे खुद को संभालना होगा। मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। उद्धरण चिन्ह।